द अपॉइंटमेंट शो में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रांजल शर्मा। आज बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं ऋषि गुप्ता, जो एमडी एंड सीईओ हैं फिनो पेटेक के। ऋषि, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू प्रांजल। ऋषि, फिनो काफ़ी सालों से फाइनेंशियल इंक्लूजन के क्षेत्र में काम कर रहा है और हाल ही में आपको पेमेंट बैंक का लाइसेंस भी मिला है। ये समझने के लिए कि फिनो अभी तक क्या करता है, थोड़ा इसके बारे में जानकारी दीजिए। फिर मैं आपसे ये भी पूछूंगा कि पेमेंट बैंक जब बनेंगे तो आप क्या करेंगे। नहीं, बिल्कुल सिर्फ पेमेंट बैंक हमारे लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था जो हमने अचीव करा। हमारी कंपनी फिनो 2006 में फॉर्म हुई थी, जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बीसी गाइडलाइंस निकाले थे जिसके अंदर बैंक्स को अलाउड था आउटसोर्स करना अपना बिजनेस। तो 2006 में हम लोगों ने अपनी कहानी शुरू करी और उसके बाद हम लोगों ने वित्तीय समावेश, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है, जो गवर्नमेंट हैज बीन पुशिंग दिस एजेंडा, जिसके अंदर वो कोशिश कर रहे हैं कि हर जो आदमी है उनका बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो इसके अंदर हम लोगों ने अपने एजेंट लगाए जिन्होंने गांव-गांव जाके, अर्बन में भी पुअर जो आदमी है, रूरल में भी जो है, उनके जाके बैंक अकाउंट्स खोले। शुरू में हमने स्मार्ट कार्ड के थ्रू ये टेक्नोलॉजी बनाई थी। उसके बाद फिर हमने स्मार्ट कार्ड से अब आधार बेस्ड टेक्नोलॉजी पे मूव कर गए हैं। तो 2006 से लेकर अब तक हमारे रफली हमने 100 मिलियन कस्टमर्स ऐड करे हैं। उसमें 50 मिलियन कस्टमर्स जो हैं वो बैंकों के लिए बनाए हैं, जिसके अंदर हम बैंकों का अकाउंट खोलते हैं। और हमारा जो एजेंट है जो गांव में जाता है, रफली 30,000 एजेंट है जो हमारे अभी समय फील्ड में हैं, जो लोगों के घरों में जाकर, या नियर डोर स्टेप बैंकिंग जिसको हम कहते हैं। तो इसका मतलब कि जो निजी और सरकारी बैंक हैं, हाँ जी, उनके नए अकाउंट खोलने के लिए वो आपके पास आते हैं और आप अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो अलग अलग क्षेत्र में भेज के उनसे फिर अकाउंट खुलवाते हैं। तो अकाउंट खुलवाना एक पहला स्टेप है, जिससे हम जैसे बैंकिंग में कहते हैं पहला स्टेप होता है आपका अकाउंट खोलना। तो हम पहले अकाउंट खोलते हैं, फिर उन अकाउंट को सर्विस भी करते हैं। तो सर्विस करते हैं नॉर्मली कैश इन एंड कैश आउट जो होता है। तो हमारा जो एजेंट है वो फील्ड पे जाता है, गांव में जाता है, उसके घर पे जाता है, जो भी उसके पास जितना भी बचत करना होता है उसने 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, वो हमारे एजेंट को देता है। वो ट्रांजैक्शन सारी इलेक्ट्रॉनिकली कैप्चर होती है और इमीडिएटली वो हमारे बैकएंड पे आ जाती है। तो ये सारी हमने जो सुविधा बनाई, ये सारी बायोमेट्रिक पे बनाई, फिंगरप्रिंट के थ्रू। क्योंकि हमें था कि एक गांव में आदमी जा रहा है, वो बैंक में नहीं जा रहा, बैंक वाला कस्टमर को नहीं देख रहा, तो उसको सिक्योरिटी के लिए कैसा करा जाए। तो फिंगरप्रिंट के थ्रू मूल मुद्दा ये है समझाने के लिए कि हर व्यक्ति के पास और हर गांव में और हर शहर में बैंक की ब्रांच खोलना तो मुमकिन नहीं है और उसमें समय लगेगा। हाँ जी। तो आपके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जिसको बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स कहते हैं, वो हर व्यक्ति के पास जाके उनका अकाउंट खोलते हैं और उस अकाउंट को मैनेज भी करते हैं। अकाउंट को खोलने का सर्विस भी करते हैं। तो ये हमने बैंकों के लिए शुरू करा। फिर हमने गवर्नमेंट की जो नरेगा स्कीम है, जो सोशल बेनिफिट स्कीम्स है, पेंशन स्कीम है, उसमें हमने स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ भी काम करा कि जो स्टेट गवर्नमेंट पैसे दे रही है, जिसको हाल फिलहाल हम डीबीटी कहने लग गए हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। पहले 6-7 साल पहले वो इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफर होता था। तो इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू हम उसके बैंक अकाउंट में डालते थे। हमारा ही जो एजेंट है जो फील्ड पे होता था, वो जाके वहां पे ट्रांजैक्ट करता था। तो इस तरह से हमने, ना कि हमने ओनली बैंकों के लिए सुविधा दी, बट गवर्नमेंट के लिए भी हमने शुरू करा, जिसके थ्रू गवर्नमेंट अपनी जो स्कीम्स हैं उसके पैसे डायरेक्टली लोगों को दे सकती है। सो दिस इज व्हाट फाइनेंशियल इंक्लूजन इज। तो उसके साथ हम लोगों ने क्रेडिट का भी अपना सुविधा शुरू करी। हमारी एक नॉन बैंक फाइनेंस कंपनी है जिसमें हम जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप के जरिए फंडिंग भी करते हैं। तो जो आदमी, जितनी भी एक आदमी की फाइनेंशियल नीड्स है, चाहे बैंक की नीड्स हैं, या गवर्नमेंट पेमेंट्स की नीड है, या इंश्योरेंस की नीड है, हमारे इंश्योरेंस में भी टाइप्स हैं और क्रेडिट की भी है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव था कि जो गांव में लोग बैठे, हम जो लोग शहरों में बैठे हैं, हम सबके बैंक अकाउंट्स हैं, बट इंडिया में रफली 60-70 करोड़ लोग हैं जिनके बैंक अकाउंट नहीं है। वो कहाँ पे सेव करेंगे? और बहुत सारी स्कीमें ऐसी चल रही हैं जहाँ पे लोगों ने पैसे भी लूज करे। तो 120 करोड़ की आबादी में करीब 70-80 करोड़ के पास बैंक अकाउंट नहीं है और आपका यही उद्देश्य है कि उनको किसी तरह बैंकिंग सिस्टम से आप जोड़ दें। लेकिन अगर किसी छोटे शहर में या गांव में उसको लोन की आवश्यकता हो तो फिर पैसा आता कहाँ से है? तो जो पैसा है, हमारा जो एजेंट है वो, उसको हमने लिमिट्स दी हुई है। तो वो अपने पास 10,000 15,000 रुपए लेकर चलता है। तो जो आदमी ट्रांजैक्शन करता है तो उसी के थ्रू उसी में घूमता है। अगर उसको पैसा चाहिए तो हमारे ब्रांच में जाके, बैंक के साथ जिसका हमारा टाइप है, वहां से आके पैसा निकाल के वो लोगों को सर्विस कर सकता है। एक रूरल इकोनॉमी में 10 से 20,000 रुपए हमने देखा है सेविंग का, जो क्योंकि प्लस माइनस दोनों होता है, तो उसमें वो चल जाता है। अभी तक आप कितने लोगों को
बैंकिंग सिस्टम से जोड़ पाए? हमारा जो शुरू से 2006 से लेके हम 10 साल कंप्लीट करेंगे अगले साल, रफली हमारे 45 से 50 मिलियन, रफली 4.5 से 5 करोड़ लोग हैं जिनको हमने फाइनेंशियल इंक्लूजन में लिया। अभी हाल फिलहाल गवर्नमेंट की जो स्कीम थी जनधन योजना, उसमें भी हम लोगों ने काफ़ी अकाउंट्स खोले हैं बैंकों के लिए, और वो स्कीम में काफ़ी उन्नति हमने देखी है होते हुए। ये लेकिन बैंक के अकाउंट तो लेकिन अलग अलग बैंकों में खुले होंगे, तीनों तो एक जरिया है। हाँ जी, तो हम मल्टीपल बैंक्स के साथ काम करते हैं, हम प्राइवेट सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, दोनों बैंकों के लिए काम करते हैं। कुछ हम बैंक गवर्नमेंट के लिए भी डायरेक्टली काम करते हैं। और एक और स्कीम थी गवर्नमेंट की, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसमें इंश्योरेंस है, माइक्रो इंश्योरेंस है, जिसमें वो 30,000 रुपए की इंश्योरेंस देती है। तो फिनो ने उसमें भी रफली 2 से 2.5 करोड़ अकाउंट खोले हैं। ये बताइए ऋषि, इस पे कई सवाल भी उठे हैं और उस पर और भी हम चर्चा करेंगे कि अकाउंट तो खुल जाते हैं लेकिन फिर अकाउंट जो है वो चालू नहीं रहते, या किसी कारण से वो अकाउंट या तो बंद हो जाते हैं या पूरी तरह से डोरमेंट या शिथिल हो जाते हैं। तो इस समस्या को कैसे सुलझाया जाए? ये समस्या जो है ये फाइनेंशियल इंक्लूजन वाले अकाउंट की समस्या नहीं है, सारे पूरे बैंकिंग सिस्टम की है। अगर हम अपना देखें, हम लोगों ने भी अपनी जिंदगी में कम से कम 10-20 अकाउंट खोले होंगे डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम के अंदर, बट उसमें से हमारा 1 या 2 ऑपरेटिंग अकाउंट रहते हैं, बाकी सब ओवर अ पीरियड डोरमेंट हो जाते हैं। तो सेम प्रॉब्लम यहाँ पे भी है। ओनली थिंग इज कि ये जो परसेंटेज एक्टिवनेस की जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन में, जनधन योजना में रिलेटिवली बेटर है कंपेयर टू नॉर्मल अकाउंट। नॉर्मल अकाउंट में वो देखते नहीं है क्योंकि उनको ऑपरेटिंग अकाउंट में इतना परसेंटेज मिल जाता है, इनकम मिलती है, तो नॉन ऑपरेटिंग भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जनधन के अंदर या फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर वो अलग से एक रिपोर्टिंग होती है, कितने हमारा अपना अनुमान है कि जो फाइनेंशियल इंक्लूजन और जनधन में जो अकाउंट खोले उनकी परसेंटेज ऑफ एक्टिवनेस इज रिलेटिवली बेटर देन व्हाट इज देयर इन अ नॉर्मल बैंकिंग सिस्टम। ऋषि, हम यहाँ पे एक छोटा ब्रेक लेंगे, लेकिन जब हम वापस आएंगे तो शो में मैं ऋषि गुप्ता जो MD CEO हैं फिनो के, उनसे मैं पूछूंगा कि जो पेमेंट बैंक का लाइसेंस उनका मिला है उसका क्या मतलब है और उससे आम ग्राहक को क्या फायदा होगा। देखते रहिए द अपॉइंटमेंट। आप देख रहे हैं द अपॉइंटमेंट, मैं हूं प्रांजल शर्मा। मैं बात कर रहा हूं ऋषि गुप्ता से जो MD और CEO हैं फिनो पेटेक के। ऋषि, आपने अभी तक हमको बताया कि कैसे आपकी कंपनी ने अलग अलग बैंकों के लिए दूर दराज के इलाकों में जाके बैंक अकाउंट खोले, काफी करोड़ों लोगों को बैंकिंग सुविधा से जोड़ा। अब आपको एक पेमेंट बैंक का लाइसेंस मिला है जो रिजर्व बैंक ने दिया है, तो ये क्या लाइसेंस है, इससे आम ग्राहक को क्या फायदा होगा, किस तरह की आप सुविधा देंगे? पहले तो मैं रिजर्व बैंक को थैंक यू करना चाहूँगा कि हमारी कंपनी के 10 साल के जो एफर्ट थे, उसके 10 साल के एफर्ट के बाद जो हम लोगों ने काम करा, उसका एक तरह से पेमेंट बैंक लाइसेंस मिलना हमारे लिए एक एक्नॉलेजमेंट है। तो पेमेंट बैंक का जो लाइसेंस है, अभी तक हम जो है बैंकों के लिए काम कर रहे थे, जो उनके कस्टमर्स वगैरह हम खोल रहे थे, प्राइवेट सेक्टर होगा या पब्लिक सेक्टर होगा, हमें पेमेंट्स बैंक के जरिए हमें एक हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि हम जाके अपने कस्टमर्स बनाएं, अपना चैनल बनाएं, अपने प्रोडक्ट्स बनाएं जो हम जाके कस्टमर्स को दे सकते हैं। हम जब ये फाइनेंशियल इंक्लूजन का प्रोग्राम रन कर रहे थे तो हमने देखा कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे एक डिफरेंट तरीके से चाहिए, और एक जो पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर बैंक है वो बहुत सारी चीज़ें कर रहा था, तो फोकस जो था वो एक तरह से मिसिंग था, इफ़ आई वुड लाइक टू से। अब पेमेंट्स बैंक के जरिए रिजर्व बैंक ने एक जो डिफरेंशिएटेड बैंकिंग लाइसेंस इशू करे हैं, उसके जरिए आप एक फोकस अप्रोच के साथ फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर काम कर सकते हैं। बट पहले आपसे पूछना चाहूंगा, पेमेंट बैंक क्या होता है? तो पेमेंट बैंक के अंदर जस्ट लाइक एनी अदर यूनिवर्सल बैंक, पेमेंट बैंक लेंडिंग नहीं कर सकता। पेमेंट बैंक के अंदर 1 लाख रुपए का लिमिट है, 1 लाख रुपए से ऊपर वो लोगों के डिपॉजिट नहीं ले सकता। हाँ। इसके अलावा पेमेंट बैंक सब चीजें कर सकता है। पेमेंट बैंक RD FD नहीं कर सकता, और 1 लाख रुपए से ऊपर नहीं कर सकता, और लेंडिंग नहीं कर सकता। बाकी जस्ट लाइक एनी अदर नॉर्मल बैंक, ब्रांचेस खोल सकता है, ATM लगा सकता है, डेबिट कार्ड इशू कर सकता है। जो बैंकों में मूल सुविधा मिलती है उसी पर वो केंद्रित रहता है, उसी पर फोकस रहता है। हाँ जी। तो वही अब फिनो का काम होगा कि आप जो दूसरों बैंकों के लिए काम करते थे, अब आप खुद भी उसमें जुड़ सकते हैं। तो अब हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, और हमारी जो हमारी स्ट्रेंथ है, हम लोगों ने
अब तक रफली 40-50 मिलियन कस्टमर्स को हमने बैंकों के साथ जोड़ा है। तो वो हम लोग अपने आप भी कर सकते हैं, अपने लिए भी कर सकते हैं। तो अब जो आप बैंक अकाउंट खोलेंगे लोगों के लिए, वो फिनो बैंक के नाम से खुलेगा? वो फिनो पेमेंट्स बैंक के नाम के अंडर खुलेगा और फिनो पेमेंट्स बैंक के लिए ही खुलेगा। और फिनो पेमेंट्स बैंक उसके लिए काफी सारे प्रोडक्ट्स बनाएगा जो वो डायरेक्टली कस्टमर्स को दे सकता है। तो किस तरह का फायदा, क्योंकि शहरों में भी कई ऐसे लोग हैं जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है, अलग अलग तबके के लोग हैं, और जो शहरों के बाहर इलाके हैं वहां पे भी हैं। तो फिनो बैंक ये कब तक आ सकता है? हमारा टारगेट है नेक्स्ट ईयर 2016 के अंदर लॉन्च करने का। और फिनो पेमेंट्स बैंक, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, शहरों में भी प्रॉब्लम है, गांव में भी प्रॉब्लम है। तो फिनो जो है ऑलरेडी शहरों और गांव में दोनों जगह ऑलरेडी काम कर रहा है। तो जहां पे हम काम कर रहे हैं वहां पे हम और स्ट्रेंथन करेंगे अपने आप को, और उसके आसपास की जो एडजॉइनिंग ज्योग्राफीज है वहां पे हम और जाके एक्सटेंसिवली हम लोगों के लिए अकाउंट खोल के उनको सुविधा देंगे। अभी क्या हुआ, जनधन के जरिए 20 से 25 करोड़ अकाउंट खुले हैं, बट जो एक्सेस पॉइंट्स हैं, सर्विस पॉइंट्स हैं, वो इंक्रीज नहीं हुए हैं। तो पेमेंट्स बैंक, फिनो और बाकी पेमेंट्स बैंक का भी यही कोशिश रहेगी कि उनके लिए हम ज्यादा से ज्यादा एक्सेस पॉइंट्स खोलें जहां पे वो जाके सर्विस कर सकें। जो हमने इनएक्टिव अकाउंट्स की डिस्कशन करी, वो काफी कुछ रिलेटेड भी है, क्योंकि उनके पास जरिया ही नहीं है जहां पे वो ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो एक जरिया बनेगा पेमेंट्स बैंक के थ्रू, जहां पे आप जाके अपने आप को ट्रांजैक्शन के थ्रू अपने आप को बैंकों के साथ जोड़ सकते हैं। इसका कुछ उदाहरण दे सकते हैं आप हमको? जैसे आप अभी आप जैसे हमारा धारावी के अंदर ले लीजिए। धारावी में तो चलो बहुत सारे अकाउंट्स खुले, गोवंडी है और इस तरह की बहुत सारी जगह है। वाराणसी के आगे जिलों में काफी सारे हैं जहाँ पे ब्रांच जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है या ब्लॉक लेवल पे है। तो इसका मतलब है कस्टमर को 20 किलोमीटर जाना पड़ेगा। अगर वो 20 किलोमीटर जाएगा बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन करने के लिए, तो उसका एक दिन की दिहाड़ी जाएगी, उसका 100 रुपए के करीब का उसका ट्रांसपोर्ट का खर्चा लगेगा। इसी की जगह अगर हम एक एजेंट उसके गांव में लगा दें या एक ब्लॉक में लगा दें जहां पे वो जाके ट्रांजैक्शन कर सकता है, तो आप सोचिए उसकी जो पैसे जब भी वो सेव नहीं कर पा रहा, और आदमी सेव नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसका जरिया नहीं है कहाँ पे वो सेव करेगा। तो एक बार ही उसको हम वो जरिया देंगे जहाँ पे वो रोज का रोज अपना अगर 50 रुपए कमाता है, 30 रुपए 40 रुपए खर्च करता है, 10-20 रुपए सेव कर सकता है अपने गांव में बैठ के, तो उसकी आप सेविंग पोटेंशियल कितना बढ़ जाएगा। आपने देखा कि चिट फंड्स हैं, बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं, उनमें कितने लोग डिपॉजिट करते हैं, क्योंकि बैंक वहां पे जा नहीं पाते, रोज आप पैसे कलेक्ट नहीं कर पाते। तो इसकी वजह से लोग बहुत सारी और जगह अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर जाके पैसे देते हैं। कई लोगों का पैसा, गरीबों का पैसा इस चक्कर में लूट भी गया है और डूब भी गया है, क्योंकि उन्होंने ऐसे लोगों को पैसा दिया जिनका कोई आगे पीछे का पता नहीं था। ये प्रॉब्लम तो है। अब इसी के लिए हमें फाइनेंशियल लिटरेसी जो है वो करनी पड़ेगी, क्योंकि हम जो बोलते हैं रिस्क एंड रिटर्न जो थ्योरी हम नॉर्मली फॉलो करते हैं कि अगर आप कोई बोलता है मैं 2 साल में आपके पैसा डबल कर दूंगा, तो उसका रिस्क बहुत हाई है कि पैसा वापिस ही नहीं आएगा। जैसे हम लोग यूज करते हैं रिटर्न ऑफ कैपिटल इज मोर इम्पोर्टेंट देन रिटर्न ऑन कैपिटल। तो अगर हमारा कैपिटल ही वापस नहीं आएगा तो ब्याज की बात तो दूर की है। तो यही एजुकेशन है जो हमें लोगों को देनी है, और ये पेमेंट्स बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जो वो मीट करेगा। और आपने बताया कि आप इसको आधार से जोड़ रहे हैं, तो आधार से जोड़ने से क्या फायदा मिलेगा? तो आधार हमारे लिए, जैसे अभी रफली 90-95 करोड़ आधार नंबर इशू हो गए हैं। तो आधार जो है एक सेंट्रल डेटाबेस है, बहुत पावरफुल सिस्टम है जहाँ पे हर आदमी का डेमोग्राफिक और फिंगरप्रिंट कैप्चर्ड है। तो हम जो अकाउंट खोलेंगे वो आधार से लिंक करके खोलेंगे, जिसको eKYC कहते हैं। तो जब हम उसको लिंक करेंगे तो कस्टमर का फिंगरप्रिंट का जो डेटा है वो हमारे पास ऑटोमेटिकली सिस्टम में आ जाएगा। जब वो सिस्टम में आ जाएगा तो हम उसको उसी के थ्रू अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो आधार से जुड़ने का मतलब है कि प्रोसेस जो है पूरा आपका डिजिटाइज हो जाता है और काफी इजी हो जाता है। तो जो आधार जिनको मिल चुका है आधार कार्ड, उन लोगों को ही आप ये सुविधा दे पाएंगे? तो अभी अब अगर आप देखें 90-95 करोड़ लोगों के पास आधार कार्ड इशू हो चुके हैं, और अगर 1 साल के अंदर हम देखते हैं तो हमारे हिसाब से 90 से 95% लोगों के पास आधार कार्ड होगा। तो जो भी रेलेवेंट लोग हैं, आई थिंक उनके पास सबके पास आधार नंबर होना चाहिए इन द नेक्स्ट 1 ईयर। सो आई डोंट थिंक सो देयर विल बी एनीबडी लेफ्ट इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ विच मैटर्स कि जिनके पास आधार नंबर नहीं होगा।
हम यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे ऋषि, लेकिन जब हम लौटेंगे तो हम बातचीत जारी रखेंगे ऋषि गुप्ता से, जो एमडी और सीईओ हैं फिनो पेटेक के, और उनसे बात करेंगे कि अगर इतने करोड़ों लोगों के पास जब बैंक अकाउंट हो जाएगा, वो अपना पैसा बचा पाएंगे, तो उससे पूरी व्यवस्था को क्या फायदा होगा। देखते रहिए द अपॉइंटमेंट। आप देख रहे हैं द अपॉइंटमेंट, मैं हूं प्रांजल शर्मा। मैं बात कर रहा हूं ऋषि गुप्ता से, जो एमडी और सीईओ हैं फिनो पेटेक के। ऋषि, जिस तरह से आपने हमको बताया कि कुछ सालों में पेमेंट बैंक, काफ़ी पेमेंट बैंक के लाइसेंस मिले हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सरकार का ये मानना है कि जो 70-80 करोड़ लोग हैं जिनके पास बैंकिंग की सुविधा है ही नहीं, उनको ये कुछ सालों में मिल जानी चाहिए। आपका क्या अनुमान है कि आपके जैसे कई और पेमेंट बैंक भी बाजार में उतर गए हैं जिनको लाइसेंस मिला है, ये सब मिलके अगर जुट के काम करें तो कितना साल लगेगा कि सबके पास किसी न किसी तरह का एक बैंक अकाउंट हो? बैंक अकाउंट, हमारा मानना यह है कि अभी इकोसिस्टम के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें पिछले 3-4 साल में हुई हैं। आधार एक बहुत बड़ा हमारा इकोसिस्टम प्लेयर है, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने जनधन योजना करी है जिससे थ्रू 20-25 करोड़ लोगों को अकाउंट खुले हैं। इसके थ्रू हमने एक और देखा कि जो गवर्नमेंट ने इंश्योरेंस स्कीम जो भी लॉन्च करी थी 12 रुपए और 300 रुपए वाली, उससे इंश्योरेंस की एक्टिविटी लेवल, अवेयरनेस लेवल बहुत बढ़ गया है। गवर्नमेंट अभी पुश कर रही है कि डीबीटी जो है वो डायरेक्ट बेनिफिट हो, उनके अकाउंट में जाए। इंश्योरेंस और बीमा की आप बात कर रहे हैं, उसमें हर व्यक्ति के पास एक बीमा होगा। हाँ, बीमा होगा, 12 रुपए का बीमा होगा या 330 रुपए का बीमा होगा। बट गवर्नमेंट ने 7.5 से 8 करोड़ बीमा इशू करा है एक 6 महीने के स्पैन में। इतना लंबा जो हम लोगों ने पहले देखा, इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन काफी कम थी, अभी इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन गवर्नमेंट के एफर्ट से काफी बढ़ गई है। तो ये सब चीजें प्ले कर रही हैं। हमारा अपना मानना है कि ये जो 20-25 करोड़ अकाउंट्स खुले हैं और जो गवर्नमेंट की जब डीबीटी प्रोग्राम इसके अंदर जुड़ जाएगा, तो गवर्नमेंट का जो पैसा है वो डायरेक्टली जो 60 करोड़ से 70 करोड़ बीपीएल फैमिलीज हैं उनके अकाउंट में जाएगा। तो जब उनके अकाउंट में जाएगा तो वो पैसा जब वो निकालेंगे तो इकोनॉमी के लिए उसका बहुत बेनिफिट होगा। पूरी डिमांड इकोसिस्टम में बढ़ेगी। हम लोगों ने पहले भी देखा था कि नरेगा की जब होता है, नरेगा से कंज्यूमर एक्टिविटीज बढ़ जाती हैं, एफएमसीजी कंपनीज के प्रोडक्ट ज्यादा बिकते हैं। तो हमारा अपना मानना है जब डायरेक्ट पूरा बेनिफिट लोगों को 100% मिलेगा, उनका बैंक अकाउंट खुलेगा जिसमें वो सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऋषि एक तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि ये अगर 80 करोड़ लोग भी बैंकिंग के सिस्टम में आ जाएं, उनके पास पैसा बचाने का एक जरिया बन जाए, तो वो जाहिर से उनकी जिंदगी में काफी बदलाव आएगा। उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है बेहतर हो सकती है, वो खरीदार अच्छे बन सकते हैं, जो उनकी क्रेडिट जो है वो कम लेंगे क्योंकि उनका सेविंग होगी। और अगर छोटे कारोबारी हैं तो उसके ऊपर वो अपना एक लोन भी ले सकते हैं। लेकिन ये सब होने में कितना समय लग सकता है? प्रांजल, अभी इतने सालों से हम लोग कर रहे हैं, 30 साल से ऊपर हो गया जब से बैंक नेशनलाइजेशन हुआ, 40-50 साल हो गए हैं। तो हमारी इंडिपेंडेंस को भी काफी साल हो गया। तो आई थिंक अभी जो हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि बहुत सारा इकोसिस्टम प्ले हो रहा है। काफी सारी चीजें जो अलग अलग चल रही थी वो एक साथ एक फ्रेम के अंदर नजर आ रही है होते हुए। तो वो जब चीजें एक साथ फ्रेम में नजर आ रही है, पेमेंट्स बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, आरबीआई का पुश है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का पुश है, जनधन चल रहा है, आधार प्लेटफॉर्म आ गया, सो बहुत सारी चीजें एक साथ जुड़ गई हैं। तो जो अगर हम बोलते हैं 20 साल लगेंगे, तो मुझे नहीं लगता 20 साल अब इसमें लगेंगे। मे बी 5 साल के अंदर हमें इसके काफी बेनिफिट्स नजर आने शुरू होने चाहिए। क्योंकि क्या होगा, लोगों को ट्रस्ट बिल्डअप करने में थोड़ा टाइम लगता है। पहले तो वो आके छोटा छोटा पैसा डालेंगे, उसके बाद फिर वो आगे बिल्डअप करेंगे। जब उनको लगेगा हाँ ये एक आदमी है जिसको पैसे दो और वापस पैसे मिलते हैं और उस पर थोड़ा ब्याज भी मिलता है, फिर वो ज्यादा सेविंग में करेगा, भरोसा बढ़ेगा। सेविंग इज नॉट अ वेरी इजी थिंग जी, उसकी हैबिट भी बढ़नी चाहिए। किसी को भी अपना पैसा देने से पहले लोग कई बार सोचते हैं कि ये पैसा मेरा वापस मिलेगा या नहीं है। क्रेडिट देना इजी होता है, सेविंग देना थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ, क्योंकि अगर आप किसी को लोन दे वो तो ले लेता है, लेकिन अगर आप उनसे बोले कि आप अपना पैसा मुझे दीजिए तो 10 बार लोग सोचते हैं और हर स्तर पे सोचते हैं। यहाँ पर एक और साथ साथ बात चल रही है मोबाइल पेमेंट्स की, कि मोबाइल के जरिए खरीद फरोख्त हो। इसका आपके काम से कुछ जुड़ा हुआ होगा क्या? इससे भी फर्क पड़ेगा? नहीं, अब आगे हमारे हिसाब से जो आगे हमने देखा पिछले 10 सालों में जिस तरह से मूवमेंट हुआ है, अब आगे जो 10 सालों में रहेगा,
स्मार्टफोन, फीचर फोन काफ़ी प्रेवलेंट हो गए हैं। अगर 900 मिलियन लोगों के पास, 90 करोड़ लोगों के पास मोबाइल फोन्स हैं, तो जाहिर है कि वो यूज़ होने चाहिए। हमारा अपना मानना है जो स्मार्टफोन्स हैं उसमें रफली डबल से ट्रिपल ग्रोथ होगी अगले 2-3 सालों के अंदर। जो स्मार्टफोन है वो स्मार्ट डिवाइस बन जाएगा। तो वॉइस जो है कॉलिंग के लिए कम यूज होगा बजाय बाकी चीज़ों पे, तो डेटा पे, फंड ट्रांसफर पे, गानों पे, इन वीडियो पे, इन पे ज़्यादा यूसेज बढ़ती जा रही है। तो ये जो डिवाइस है ये हमारा बेसिक डिवाइस बन जाएगा बैंकिंग करने के लिए। तो अभी तक हम जो देख रहे हैं एक ऊपर का तबका जो है, जो डिजिटल इंडिया जिसको हम कहते हैं, वहाँ पे फोकस है स्मार्टफोन्स का, और लोअर तबके पे फीचर फोन्स का। अब जितनी भी फैसिलिटीज स्मार्टफोन पे हैं वो सारी फैसिलिटीज फीचर फोन पे भी आ रही हैं। अब हमारा ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि जितने भी मर्चेंट्स हैं उनको हम किसी तरह से फीचर फोन या स्मार्टफोन के जरिए से जोड़ दें। जो गवर्नमेंट भी आजकल कोशिश कर रही है कि करेंसी जो है, कैश जो है, कम से कम हो सिस्टम के अंदर। वी शुड बिकम अ लेस कैश इकोनॉमी। तो वो तभी पॉसिबल होगा जब मोबाइल जो इतना बड़ा हमारे पास डिवाइस है और हर आदमी के पास है वो डिवाइस, तो क्या उसको यूज कर सकें। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि कुछ सालों में फिनो बैंक न केवल अच्छा बैंक होगा लेकिन मोबाइल पर बैंक बनेगा? मोबाइल पे हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। हमारे जो एजेंट्स हैं, हमारे जो कस्टमर्स हैं, कुछ मोबाइल पे ऑलरेडी ट्रांजैक्ट कर रहे हैं। और मेरे हिसाब से पेमेंट्स बैंक के लिए फिनो और बाकी सब के लिए भी मोबाइल एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है, और उसके बगैर कोई भी बैंक कंप्लीट नहीं होगा। चाहे आप यूनिवर्सल बैंक को भी ले लीजिए, तो मोबाइल विल बी अ सेंट्रल थीम फॉर एनी बैंक एज फार एज कस्टमर एंगेजमेंट इज कंसर्न। ऋषि, हमारी बातचीत खत्म होने वाली है, लेकिन आपसे आखिरी एक ये मुद्दा मैं उठाना चाहता हूँ कि अगले 10 सालों में या अगले 15 सालों में आप फिनो को कहाँ देखना चाहते हैं? 10 साल तो आप इससे जुड़े हुए हैं पहले से ही, और आपकी इसकी शुरुआत भी आप ही के साथ हुई थी। तो अगले 15 सालों में आप क्या चाहते हैं कि फिनो लोगों के मन में, ग्राहकों के मन में कैसी जगह अपनाए? अगर हम एज अ बैंक, पेमेंट्स बैंक, अगर हम लाइवलीहुड पे कोशिश करते हैं कि लोगों को नजर आए कि फिनो हमारे साथ इतना जुड़ा हुआ है, इट्स लाइक माई पार्टनर ऑफ ग्रोथ, कि मेरी जो उन्नति है, मेरी जो तरक्की है, मेरी जो लाइवलीहुड है, फिनो ने आके मेरी उसके अंदर काफ़ी सहायता करी है। मुझे एक जरिया दिया पेमेंट का, पेमेंट बैंक के थ्रू, जिसमें मैं बचत कर सकूं, मैं किसी टाई अप करके बैंक के साथ क्रेडिट कर सकूं, इंश्योरेंस मिली है। अगर लोगों का बेनिफिट होता है, हमने 50 मिलियन 5 करोड़ लोगों को ऑलरेडी ये बेनिफिट दिया है, अगर हम सिमिलर लोगों को और बेनिफिट दे सकें अगले 5-10 सालों में फिनो में, जिसमें उनकी लाइवलीहुड क्रिएट हो और उनकी उन्नति हो, एस्पिरेशनल इंडिया जिसको हम कहते हैं, फिनो कैन बी सीन एज एन एस्पिरेशनल एंड अ ब्रांड वेयर दे वुड से कि हाँ, इन लोगों ने आके हमारी लाइफ को अच्छा कर दिया है, फिनो हमारे लिए बहुत सुविधा की चीज़ बनी है। आई थिंक दैट विल बी अ बिग अचीवमेंट फॉर अस। ऋषि, आप लोगों ने बहुत बड़ा काम अपनी जिम्मे लिया है और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू।